हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे आईएससी क्लास 11 कॉमर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है वो हम आज देखने वाले हैं। एंड मैं पहले ये एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत छोटा होगा, शायद आधा होगा जितना हम नॉर्मली करते हैं। सो आप उस पर बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि सर छोटा लेक्चर है, इसका मतलब क्या इसमें और कुछ होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि लेक्चर जो है वो बहुत छोटा होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि कल हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे थे वो कौन सा था। तो देखिए, सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो था इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री जो था वही हमारा लास्ट टॉपिक था। अब इंडस्ट्री क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि इंडस्ट्री का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनीज जो कि एक ही जैसा काम करते हैं, उन्हें हम मिला करके इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, रिलायंस, बीएसएनएल, इन सबको मिला करके हम एक इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इंडस्ट्री का सिंपल मतलब होता है कि उन कंपनीज का एक ग्रुप जिसमें एक ही जैसा काम होता है। जैसे जो काम एयरटेल करता है वही काम वोडाफोन करता है, वही काम रिलायंस करता है, वही काम बीएसएनएल भी करता है। तो इन सब को जब हम एक ग्रुप में डाल देते हैं तो उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब हमने इंडस्ट्री को दो तरीकों से उसका डिवीज़न के बारे में देखा था। एक होता है एक्टिविटी के बेसिस पे उसका डिवीज़न, यानी कि इंडस्ट्री में कौन सा काम हो रहा है उसके हिसाब से जो डिवीज़न होता है उसे हम लोग इंडस्ट्री का एक्टिविटी के हिसाब से डिवीज़न कहते हैं। एंड एक होता है साइज़ के हिसाब से डिवीज़न, कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, छोटी इंडस्ट्री है या फिर बड़ी इंडस्ट्री है या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसके बेसिस पे भी हमारा यहाँ पे जो डिवीज़न है वो होता है। तो हमने एक्टिविटी के बेसिस पे अपना इंडस्ट्री जो है वो देख ही लिया था। एंड आज हम देखने वाले हैं साइज़ के बेसिस पे जो इंडस्ट्री होता है। तो एक्टिविटी बेसिस पे हमने देखा था कि एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब जो भी मेन सामान है उसका जो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री में बनता है उस रॉ मटेरियल का बिजनेस जिस इंडस्ट्री में होता है उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे सीमेंट जो बनता है तो सीमेंट ऐसे ही हमें नहीं मिल जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए हमें तरह तरह के पत्थरों को पीस कर मिलाना होता है। तो वो पत्थर जहाँ पे बनते हैं उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने ये देखा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री भी और दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो देखिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक या तो वो नॉन लिविंग थिंग से बनाए गए हों, जैसे हमारा फ़ोन हो गया, जैसे एक बुक हो गया, ये सब को। और दूसरा हो सकता है कि वो जो गुड्स हैं जो कि खाने के होते हैं तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा हो। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो मार्केट में जो पैक्ड चिकन मिलता है तो चिकन इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, लेकिन उस चिकन का जो रॉ मटेरियल जो वो मुर्गा या मुर्गी होती है तो वो उसका एक रॉ मटेरियल है। ठीक, ओके, ठीक इसी तरीके से जो मोबाइल फ़ोन बनता है तो मोबाइल फ़ोन का भी अपना सिलिकॉन रॉ मटेरियल होता है। तो वो भी एक रॉ मटेरियल है एंड वो जो मुर्गी है वो भी एक रॉ मटेरियल है। लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है कि मोबाइल का रॉ मटेरियल जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है एंड चिकन का रॉ मटेरियल एक लिविंग थिंग है। तो इसी तरीके से हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है, जो नॉन लिविंग रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन्हें हमें खोद कर निकालना पड़ता है। तो उसे हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल
कहीं पे पहले से हैं लेकिन हमें उन्हें उसमें से निकालना होता है, तो उसे हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे सीमेंट का लाइमस्टोन ऑलरेडी मिट्टी के अंदर में है लेकिन हमें उसे खोद के निकालना होता है, तो इसे हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं चिकन के बारे में बात करूं तो मुर्गी जो है वो कहीं पे मिट्टी के अंदर में दबी हुई नहीं होती है कि हमें उसे निकालना पड़े, तो वो मुर्गी को जो है छोटे से बड़ा किया जाता है। तो इस टाइप का इंडस्ट्री जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोटे से बड़ा किया जाता है उसे हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। ओके तो इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये होता है प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप में, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का ये हो रहा है। अब रॉ मटेरियल्स को छोड़ के जहाँ पे मेन प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कच्चा माल मिल गया, अब कच्चा माल से पक्का माल बनाया जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के थ्रू गुजार कर हम सामान को रेडी करते हैं, एंड एक होता है कंस्ट्रक्शन जो कि बड़े बड़े जो सामान होते हैं उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो ब्रिज होता है वो पहली बात इतना जल्दी बनता नहीं है कि उसे बार बार बनाया जा सके। जो ब्रिज होता है वो 5 साल 6 साल में एक बार बनता है, तो वैसे में मैन्युफैक्चरिंग कहना ठीक नहीं होगा, एंड हम उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर में ले आते हैं। एंड लास्ट इंडस्ट्री जो हमारा था वो था टर्शियरी इंडस्ट्री। अब ये टर्शियरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली कोई इंडस्ट्री है नहीं, लेकिन इसका खुद ब खुद जन्म हो जाता है। मतलब ये इंडस्ट्री पहले से नहीं रहती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की वजह से इसका जन्म होता है। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बनता है एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल आके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि उस रॉ मटेरियल को वहाँ से यहाँ लाने में एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं पे एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो है वो जन्म होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये होता है क्या बोलते हैं, एक बार अगर हमारा सामान सेकेंडरी इंडस्ट्री में रेडी हो जाता है तो हमें वहाँ पे उसका एडवर्टाइजिंग भी करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग अगर नहीं होगा तो सामान बनेगा ही नहीं, सामान बनेगा लेकिन एडवर्टाइजिंग के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एडवर्टाइजिंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो एक अलग इंडस्ट्री है जिसका जन्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी काम होता है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिविटी के हिसाब से इंडस्ट्री, छोटा सा रिवीजन जो था वो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं साइज़ के हिसाब से कि इंडस्ट्री कितना बड़ा है, उसके हिसाब से कितने टाइप के इंडस्ट्री होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसमें मेनली 4 टाइप का ही इंडस्ट्री होता है। एक होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम एंड एक होता है लार्ज। ठीक है, अब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये तो हमें समझ में आ गया कि साइज़ के बेसिस पे ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो साइज़ है ये कैसे पता करेंगे, मतलब साइज़ क्या है, व्हाट इज़ द साइज़, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ साइज़। क्या एरिया के हिसाब से, मतलब वो जो फैक्ट्री है वो कितना ज़्यादा एरिया उसका है उसके हिसाब से होता है, या फिर इसके हिसाब से कि उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब हम ये तो कह रहे हैं कि साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्री होता है, लेकिन साइज़ क्या, साइज़ का मतलब क्या ज्योग्राफिकल एरिया है या फिर साइज़ का मतलब प्रोडक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे बोले तो साइज़ का सिंपल मतलब होता है कि उस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब उसका जो नेट वर्थ है उसके हिसाब से यहाँ पे बोला जाता है। मतलब कितना पैसा उसमें है, कितना पैसा चाहिए उस टाइप के इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसे हम लोग साइज़ कहते हैं। मतलब कितना पैसा है
वही हमारा पैरामीटर है यहाँ पे। ओके तो सबसे पहले अगर हम साइज के बारे में बात करें, देन देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। याद रखिएगा ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसे ही हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। So industries on the basis of size differ from others due to the amount of capital invested, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कितना पैसा लगाया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप ये मत बोलिएगा कि साइज के हिसाब से, नहीं, मतलब जो ज्योग्राफिकल साइज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक कंपनी जो है उसका जो ऑफिस है वो 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है तो उसके हिसाब से साइज नहीं होगा। साइज जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर में देखा जाता है कि कंपनी में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, मतलब कितना पैसा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरा ये कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, एंड तीसरा ये कि कितना प्रोडक्शन वहाँ से आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन को भी थोड़ा सा साइड में रखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही हमारा मेन है, मतलब कितना पैसा लगाया हुआ है वही हमारा यहाँ पे मेन होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, मतलब या तो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा इसमें पैसा लगाया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी, मतलब यहाँ पे वैसे भी बोला जा सकता है कि लोग ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन लोग लेना भी उतना ज़्यादा इसमें, मतलब वो एक अप्रोप्रिएट पैरामीटर नहीं है। अप्रोप्रिएट पैरामीटर यही है कि कितना पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो होता है 10 करोड़ से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब जिन कंपनीज जो इंडस्ट्री 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन की होती है या फिर उससे ज़्यादा की वैल्यूएशन की होती है तो उसे हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे टाटा, इसके बाद यहाँ पे बात करें तो टाटा के साथ रिलायंस, ठीक है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है इन सबको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड एज दोज इंडस्ट्रीज वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स फ्रॉम 10 crores or above. There are large number of individuals employed in the industry and have high volume of sales. For example, Tata Iron and Steel Company and the commodities manufacturer are cotton, jute और textile industries, banking, tourism, etc. मतलब यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनी को कम से कम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का कैपिटल जो है वो लगाना होता है। अब यहाँ पे एक गलती है एंड वो ये है कि ये मीडियम यहाँ पे होगा एंड ये यहाँ पे होगा। अब मीडियम इंडस्ट्री क्या होता है, तो मीडियम इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे अगर किसी कंपनी को बिजनेस करना है तो उसे 5 करोड़ से लेकर, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़, ठीक है, लेकिन लेस देन 10 करोड़, मतलब 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक इतना पैसा जिस कंपनी को चाहिए होता है वो सब मीडियम इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं। सो मीडियम इंडस्ट्री का मतलब 5 करोड़ से 10 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे होता है उसे हम लोग मीडियम इंडस्ट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, लेदर इंडस्ट्री। अगर आपको एक जूता का फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आपको 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 करोड़ एंड लेस दैन 5 करोड़, मतलब 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक
ये इन्वेस्टमेंट जिस भी कंपनी में रहेगा वो कंपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर में आएगा. सो इट इज़ डिफाइंड एज दोज इंडस्ट्रीज वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेंजेस बिटवीन 2 to 5 crores. देर आर स्मॉल नंबर इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज एंड रिसर्व लो वॉल्यूम ऑफ सेल्स. फॉर एग्जाम्पल द लैक इंडस्ट्री. लैक इंडस्ट्री मतलब जो रबर होता है तो वो जब पेड़ में से काट के निकाला जाता है तो उसे हम लोग लैक कहते हैं. एंड द कम्युनिटीज मैन्युफैक्चर्ड आर फूड सप्लाई, कोचिंग क्लासेस एट्सेट्रा. मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जिसकी वैल्यूएशन होती है उसे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है. एंड फिर इसके बाद आता है कॉटेज इंडस्ट्री. अब कॉटेज इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे कोई मिनिमम, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो होना ही होगा. इसमें कुछ खास वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है. इसमें बस आप अपने घर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब जो इंडस्ट्री घर से स्टार्ट होता है उसे ही हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड एज दोज इंडस्ट्रीज वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज वेरी नॉमिनल एंड कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स. इन केस इफ द इंडस्ट्रीज आर स्टिपुलेटेड इन विलेजेस और एनी रूरल एरिया देन इट इज नोन एज अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग, पॉटरी एट्सेट्रा. मतलब जो सबसे छोटे लेवल के इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे जो लोग मिट्टी के कुल्हड़ जो लोग बनाते हैं वो क्या है, दैट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री. तो कॉटेज इंडस्ट्री का यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा कोई स्पेसिफाइड ये नहीं है कि इतना अगर इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब कि ये आप समझ लीजिए कि मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आप इतना समझ सकते हैं कि 2 करोड़ से कम का वैल्यूएशन जो रहता है उसे हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कह देते हैं. ऑल्दो कॉटेज इंडस्ट्री में कोई वैसा स्पेसिफाइड लिमिट जो है वो नहीं है. ठीक है. तो मैं अगर यहाँ पे सिंपली बताऊँ तो साइज़ के हिसाब से काफ़ी इजी है. सबसे आता है कॉटेज इंडस्ट्री या फिर माइक्रो इंडस्ट्री, यानी कि जो घर में होता है. जैसे बहुत लोगों आप देखते होंगे कि वो लोग घर में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं एंड जाके उसे दुकान में बेच देते हैं, या फिर जो आपके आसपास में जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो सब माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर में आ जाता है. फिर इसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उससे थोड़ा सा ज़्यादा उससे एक लेवल ऊपर होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी अगर पैसा होगा तो उससे स्टार्ट हो जाएगा. इसको स्टार्ट करने के लिए आपको फिर भी 2 से लेके 5 करोड़ तक पैसा का जो है ज़रूरत होता है. एंड इसके बाद आता है मीडियम इंडस्ट्री. मीडियम इंडस्ट्री मतलब 5 से लेके 10 करोड़ रुपए जिसमें इन्वेस्टेड होंगे वो होगा मीडियम इंडस्ट्री. एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो तो भाई उसके बाहर ही है. 10 करोड़ से ज़्यादा पैसे जिस इंडस्ट्री में लगाए हुए रहते हैं वो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाता है. ठीक है. अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि एक इंडस्ट्री में जो सामान बनता होगा वो सिर्फ उसी इंडस्ट्री में बनता होगा और वो किसी दूसरे इंडस्ट्री में नहीं बनता है. मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ वो ये है कि नॉर्मली अगर हम लोग बोले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो हम समझते हैं कि ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है. ठीक है. एंड वो है भी, क्योंकि ऑटोमोबाइल का अगर आपको प्लांट सेटअप करना है तो ऑटोमोबाइल का प्लांट सेटअप करने के लिए आपको 10 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगेंगे ही. लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब जो भी कंपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करती होगी वो सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होगा. मतलब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्री लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है या फिर माइक्रो है. ठीक है. हमें हमारा जो पैरामीटर है वो यहाँ पे पैसे ही रहने वाले हैं. कितना पैसा इन्वेस्टेड है वही हमारा पैरामीटर रहने वाला है. एंड मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ. देखिए जो हमारा फॉर एग्जांपल मैं अगर अमूल के बारे में बात करूं तो अमूल जो है वो किसके अंदर में आता है? अमूल एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर में आता है. तो जो अमूल दही है हम उस दही को लार्ज स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कह सकते हैं. लेकिन ठीक उसी तरीके से जो दही होता है वो तो हम अपने घर में भी बनाते हैं. ठीक है. तो वहाँ तो हमारा घर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है.
तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि हमें प्रोडक्ट के बेसिस पे इंडस्ट्री का बाइफर्केशन नहीं करना है, जो कि बहुत लोग करते हैं कि ये तो गाड़ी है, इसका मतलब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में तो होता ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो ही सकता है कि आप 2 या 5 करोड़ रुपए का, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब जो लोग बहुत सारे होते हैं जो कि गाड़ी को कस्टमाइज़ करते हैं, तो वो जो गाड़ी का कस्टमाइजेशन होता है वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में ही आएगा, लेकिन वहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं रहता है। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे कभी भी हमें इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं करना है। नॉर्मली बस इतना याद रखना है कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो हमेशा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि अगर सामान के बेसिस पे करेंगे तो वो सेम सामान जो कि लार्ज स्केल में बनता होगा वही सेम सामान स्मॉल स्केल वाले में भी बनता होगा। जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो अमूल का जो ये होता है, अमूल जो दही होता है वो लार्ज स्केल का हो गया, लेकिन बिहार में एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है सुधा। तो सुधा का जो दही होता है, तो सुधा कंपनी का उतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर में आ सकता है। तो कभी भी प्रोडक्ट के बेसिस पे बाइफर्केशन मत कीजिएगा, ओके। अब इसके बाद जो कि हमें एक बहुत मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, वो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। आजकल हम खुद देखते हैं कि जहाँ देखिए वहाँ पे स्टार्टअप्स है, हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यहाँ तक कि शार्क टैंक इंडिया अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता चलता होगा कि कितने लोग अपने नए नए प्रोडक्ट्स को ले आकर यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस हमारे देश में इमर्ज कर रहे हैं, दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। ये कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के रोल निभाते हैं हमारे कंट्री में। वो रोल क्या क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है मेजर पोर्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अबाउट 95% of the industrial units in the country consists of small industries, and 40% of the total industrial output is contributed by these industries. 45% of the total exports from India are contributed by them. मतलब आप ये समझ सकते हैं कि देश में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसका 95% इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर में आता है। मतलब स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वही हमारे देश में 95% है। लार्ज इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में उतने ज़्यादा नहीं है। 95% जो है वो छोटे मोटे बिजनेसेस ही हमारे देश में हैं। एंड देश का टोटल जो आउटपुट होता है उसमें से अकेला स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का 40% का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल है। 95% मार्केट इन्हीं का है, 40% टोटल प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं का है, 45% जो एक्सपोर्ट्स है वो अकेला इन्हीं का है। तो इनका रोल यहीं से समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए ये जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं इन लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो हम बोलते हैं ना कि जब आदमी को दिक्कत आती है तो आदमी अपने लिए एक नए नए रास्ते तलाशता है। तो ये इंडस्ट्रीज जानते हैं कि हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि कम से कम पैसा में अच्छा से अच्छा सामान देने का जो ये है, मतलब कम से कम पैसा में बेस्ट क्वालिटी का सामान देने का ये लोग कोशिश करते हैं। एंड यही कारण है कि हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम रहता है। इसका एक एग्जांपल आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप 2 समोसे अपने गली वाले दुकान से खाएं तो उसका जो दाम होगा, एंड वही समोसा अगर आप जाकर कोई बड़े होटल में खाते हैं तो उसका कितना दाम का उसमें अंतर रहेगा। तो यही कारण है कि जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना बड़ा रोल निभा रहे हैं, क्योंकि इनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं। तो ये लोगों के पास जो भी है ये लोग उसी में काम चलाने का कोशिश करते हैं। एंड इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे
घटता जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम है तो और भी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे भाग ले से मतलब और भी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होता है। ठीक है, फिर क्विक decisions. Small size of the organizations enables the business firms to take quick and timely decisions and to capture new business opportunities at the right time. अब बिजनेस जो है वो बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डिसीजंस है वो लेने में उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस में समय जो है वो पैसों से भी ज़्यादा ये होता है, मायने रखता है। तो अगर हम लोग जो डिसीज़न है वो एकदम जल्दी नहीं लेते हैं तो नुकसान होने का बहुत चांस रहता है। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में हमें जो हम डिसीज़न है वो एकदम जल्दी से ले सकते हैं, एंड इसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश में। ठीक है, फिर है गुड पर्सनल रिलेशंस। इनहेरेंट स्ट्रेंथ लाइक अडेप्टेबिलिटी एंड पर्सनल टच इनेबल्स द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू मेंटेन गुड पर्सनल रिलेशंस विद बोथ द कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉयज़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन होते हैं? स्मॉल स्केल कंपनीज। अब ये जो कंपनी होता है इन सब का ये लोग बेसिकली लोकल ही होते हैं। ये लोग अपने इलाके में थोड़ा बहुत जो मतलब कहीं से कुछ पैसे ले करके ये लोग अपना एक इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश कर देते हैं, एक फैक्ट्री जो है वो लगा देते हैं। तो क्योंकि ये अपने लोकल एरिया में ही लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो लोगों के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा कि टाटा मोटर्स जो है वो वेस्ट बंगाल में आना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्री था एंड लोगों का उसके साथ उतना अच्छा रिलेशन जो है वो नहीं था। वहीं अगर कोई लोकल कंपनी जो कि वेस्ट बंगाल से ही होता, अगर वो वहाँ पे प्लांट सेटअप करने के बारे में सोचता तो वहाँ पे उसे आसानी से मिल जाता, लेकिन टाटा मोटर्स को नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था। वहाँ पे पब्लिक जो रिलेशंस होते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आप अगर अपने दुकान आपके आसपास में जो फॉर एग्जांपल आपके आसपास में कोई अगर मिठाई का दुकान है तो वो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ही आता है, लेकिन उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वहीं आप अगर हल्दीराम्स के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। ठीक है, फिर है सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्निक्स। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड बाय दीज एंटरप्राइजेस विच मेक देम वेरी मच सूटेबल फॉर कस्टमाइज प्रोडक्शन, विच मीन्स डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्रेफरेंसेज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। अब जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये लोग कस्टमर्स के साथ इन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, तो इन लोगों को पता रहता है कि कस्टमर को कौन सा सामान अभी अच्छा लग रहा है और कौन सा सामान अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये लोग उसी के हिसाब से जो अपना प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कंपनी होता है उसको अपने हिसाब से जो सामान है या कंपनी नहीं, जो कस्टमर्स होते हैं उनको जब अपने हिसाब का सामान मिलता है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। एंड यही आप देखते होंगे कि गांव घर में या फिर गांव घर में नहीं, आप अगर थोड़ा सा भी रूरल एरिया में चले जाइए, थोड़ा सा भी अर्बन एरिया में चले जाइए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो चिप्स के पैकेट रहते हैं वो लेज आपको शायद ही किसी दुकान में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग वो खरीदते, दे डोंट बाय दैट। इतना कम चिप्स कोई अगर देगा तो वो लोग उस चीज़ को नहीं खरीदने वाले हैं। शहर में तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको वो नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो लोकल चिप्स ही मिलेगा एंड लोग वही खरीदते हैं। तो वो कंपनीज वहाँ पे अच्छा ग्रो कर पाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े कंपनीज का मार्केट वहाँ पे नहीं खुल पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनीज हैं वो आसपास में ही कहीं पे रहता है, आसपास में ही एक छोटा सा घर के अंदर में वो लोगों का फैक्ट्री टाइप का रहता है। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से कस्टमर्स को जानते हैं, तो उसी के हिसाब से सामान बनाकर वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा नौकरी कहीं पे होता है तो वो स्मॉल स्केल
इंडस्ट्री में ही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वही हमारे देश का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ही, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई दूसरा सेक्टर है तो वो ये स्मॉल स्केल सेक्टर ही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो इंडस्ट्री है वो इतने सारे लोगों को यहाँ पे काम दे रही है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था कि आज का लेक्चर जो है वो मैं आधा ही रखूँगा, तो वही यहाँ पे है। आज मैंने आपको इंडस्ट्री जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पे कॉमर्स के बारे में देखने वाले हैं, एंड जो बाकी का टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।